Hello, this is Avinav and today we are going to study the part 2 of electrostatic potential and capacitance. हम लोग अभी देखने वाले हैं ध्यान से कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, उसको हम लोग पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ पाएंगे कि कैसे क्या होती क्या एक्चुअल में हो। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल 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 काइनेटिक एनर्जी क्या है कुछ समझ में नहीं आया। तो इलेक्ट्रिसिटी में पूरा पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे नंबर 1। उसके बाद हम लोग ना हल्का सा ओपनिंग करेंगे कैपेसिटर का कि कैपेसिटर होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोटेंशियल एनर्जी, ये शब्द सभी कोई बचपन से सुन रहे हैं, क्लास 9 आई गेस क्लास 7 से भी सुन रहे होंगे। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बचपन में सिखाया गया था, MGH को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन में चलते हैं, क्या बोलता है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज। तो क्या यहाँ पे एक समझ में है, वर्क डन कोई तो काम कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी चीज को मूव करने में, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। मतलब सीधा सीधा ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई प्लस चार्ज, इसको फिक्स्ड है मतलब नेल कर दिए, कांटे ठोक दिए, ठक ठक ठक, अभी हिलेगा नहीं। अब इस प्लस चार्ज के मौजूद में एक और हम कोई चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक है, इसको उठा के ए से बी कर दिए, चाहे पॉइंट ए से पॉइंट बी कर दिए, कुछ भी कर दिए, जो नाम देना है दे सकते हो, इट्स ऑन योर फ्रीडम। तो जो एक्सटर्नल एजेंट को उठा के पॉइंट ए से पॉइंट बी में रखने में जितना काम लगा, मतलब वर्क डन हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन तो यही बोल रहा है, ठीक है सर। डेफिनेशन तो हम लोग सबको रट लेते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है और यूज कहाँ पे करें। चलो और समझते हैं। देखो ये अर्थ है, ठीक है, पिक 1 में अर्थ से हम लोग अगर बॉल को ऊपर की ओर उठाए तो एक कुछ हाइट ले जाने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। मतलब मास, ग्रेविटेशनल पुल एंड हाइट, यही हम लोग बोलते हैं। तो ये आया कैसे, वर्क डन कौन किया, हैंड किया, वर्क डन बाय हैंड। कितना हो गया, ये जितना फोर्स लगाया और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यही हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। मतलब देखो कैसे किसके अगेंस्ट में काम किया, बॉल को जब यहाँ से ऊपर उठाना शुरू किया तो धरती माता बॉल को एकदम नीचे की ओर खींच रही है, ऊपर जैसे बढ़ा नीचे, तुम नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ एंड नीचे आओ। तो इस धरती माता के खिंचाव के अगेंस्ट में व्हाट द हैंड हैज डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, सपोज ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, इसको h हाइट में चढ़ जाना है, तो ये क्या किया, सीढ़ी से चढ़ के यहाँ तक आया मान लो। अब यहाँ पे आ गया तो इसका एनर्जी जो वेस्ट वो कहाँ पे गया, हाइट में ऊपर जाने में। तो अब हाइट में गया तो अब इसका कहाँ पे स्टोर्ड है, ये अर्थ के रिस्पेक्टिव में, अर्थ के रिस्पेक्टिव में उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इसी फ्लोर, मतलब जिस फ्लोर में है, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5th फ्लोर में, तो 5th फ्लोर में खड़ा होकर बोलेगा कि मेरा 5th फ्लोर में पोटेंशियल एनर्जी MGH है। तो नहीं, वो ना अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका इतना हाइट है और इसी के लिए उसका रिस्पेक्ट में इतना पोटेंशियल है। मतलब अगर यहाँ से कूद जाता है तो जितना इसको चढ़ने में मेहनत लगा उतना ही आराम से वो, मतलब वही एनर्जी लेके वो नीचे गिर जाएगा। तो एनर्जी कहाँ स्टोर था, उस आदमी के अंदर में। अभी तक तो समझ में नहीं आया या फिर कंफ्यूज हो रहे होगे, चलो अब क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मान के चलो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेचुरल पोजीशन सर ये ऐसा रहता है, नॉर्मल पोजीशन। इसको हम लोग खींच के लेके जाते हैं तो देखो किसके अगेंस्ट में, स्ट्रिंग के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ बाय हुम, बाय हुम, बाय दिस बॉय हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग हर एक क्षण में इसको इधर की ओर खींच रहा है, राइट हैंड साइड में, और जितना ज्यादा इसको हम लोग खींच रहे हैं उधर, उतना ही ज्यादा उसको उधर खींचने का कोशिश कर रहा है। अभी जिस पोजीशन में फोटो में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर वो पकड़ के रखा है तो क्या है, इसमें पूरा पोटेंशियल एनर्जी भर गया, एकदम पूरा पोटेंशियल एनर्जी आके 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 एकदम पूरा भर गया है। अब जैसे ये छोड़ेगा मतलब ये वापस अपना जगह में जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप एक सिंपल सा समझ के रखो कि कोई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कुछ आराम से बैठा हुआ, जैसे तुम लोग घर में आराम से बैठे रहते हो जब तक मम्मी पापा चिल्लाते नहीं ना, क्या पढ़ लो, तो थोड़ा सा दिमाग में भंग हो जाता है ना। वैसे कुछ भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम है, जैसे एक प्लस चार्ज है कुछ दूर में, यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, प्लस इसको राइट हैंड साइड फोर्स लगा रहा है, मतलब कुछ दूर में जाके स्टेबल है, मतलब अब एक दूसरे को ज़्यादा धक्का नहीं लगा रहा है। अब इसको उठा के हम इसके
पास में रख देंगे तो अगेन इसको धक्का लगेगा, धक्का लगा के यहीं पे नॉर्मल पोजीशन में भेज देगा। तो नॉर्मल पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो कुछ भी चीज को हम लोग अगर इक्विलिब्रियम से हटा रहे हैं तो उसका ना पोटेंशियल एनर्जी को या तो हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले एक और एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझो। बचपन में हम लोग टॉय कार से सब कोई खेले, छोटा सा टॉय कार होता है, ये हो गया इस टाइप का टॉय कार, या इसको हम लोग जमीन में रख के थोड़ा सा नीचे प्रेस करके पीछे खींचते थे, चिर्र आवाज किया, फिर उसको हम लोग छोड़ देते तो ये आगे जाता था। तो जो रख के हाथ के द्वारा जो पीछे पीछे ले जाने में वर्क डन हुआ, उसको अगर हम लोग पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, वो स्टोर्ड रहेगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के फॉर्म में। अब जिन्होंने क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। हालांकि बच्चे तो बोलते सर मैं तो भूल गया, 11 तो गई तेल, कोई बात नहीं अभी समझ लो। वो स्प्रिंग में स्टोर हो गया, उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो आगे चला जाएगा। कितना दूर जाएगा, जितना ही हम लोग इसमें वर्क डन किए हाथ के द्वारा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का क्या रोल है, चलो समझते हैं। देखो एक प्लस चार्ज है, हम लोग पोटेंशियल डेरिवेशन में ही प्लस चार्ज उठा के लेके आए, इसको हम लोग बोले ना फिक्स कर दिया अपने पोजीशन में परमानेंटली। और एक चार्ज को, अब जो चार्ज हम लोग उठा के लाते हैं कौन सा रहता है, प्लस ही चार्ज रहता है, लेकिन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एजम्पशन करते हैं, तुम लोग यूनिट भी मान लो 1 यूनिट का चार्ज ले आए, 1 यूनिट चार्ज ले आए। अब ये प्लस चार्ज है तो ये जो हम लोग ए नाम दे दिए पहला वाला को, ठीक है, पहला वाला को ए नाम दे दिए। अब ए बी में कितना फोर्स लगा रहा होगा बताओ तो, लगा भी रहा है कि नहीं लगा रहा है वो भी बताओ, लगा रहा है सर। तो इसमें राइट हैंड साइड फोर्स लग रहा है बाय ए। अब हम इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, उठा के यहाँ रख दिए, तो अब इसमें कितना फोर्स लगाएगा, अब इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाएगा। कहा है ये बोलेगा ना तुम वापस जाओ भाई ए पे, तुम अपना बी पोजीशन पे वापस जाओ। तो यहाँ पे इसको जो रोक के रखे हैं ना, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अभी एनर्जी कब रिलीज होगा, जैसे इसको हम लोग हाथ से हटाएंगे, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट हम लोग बार बार पूरा फिजिक्स में बोल रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वही जो एक्सटर्नल एजेंट इसको इस जगह ला के छोड़ेगा ना, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी था निकल जाएगा और वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। किसके कारण, ये प्लस चार्ज का एक कारण, उसको धक्का निकाल के वहां पहुंचा देगा। तो अब सिंपल भाषा में समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब समझो, ध्यान से सुनो, कान खोल दो, एकदम सारा कचरा निकालो बाहर। वर्क डन, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है इस हाथ में, हम यहाँ से एक यूनिट चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ लाने में हमको जितना ताकत लगा उतना ही ताकत इसमें रह गया। अब हम जैसे हाथ अपना हटाएंगे ये वाला हाथ, तो ये अपना वापस यहाँ चल जाएगा। क्यों वहां पे वापस गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया, किसके कारण, इस चार्ज के कारण, यही ना उसको उधर धक्का दे रहा है, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन इससे समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन, एज सिंपल एज दैट। और इसका अगर हम लोग लिखेंगे डेल्टा यू, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो इसको नेगेटिव ऑफ वर्क डन बोलते हैं। अब बोलो सर ये नेगेटिव बार बार आके मेरा नसीब दर्द कर देता है, क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि हम लोग किसी चीज के अगेंस्ट में न लगा रहे हैं, तो अगेंस्ट लगा रहे तो नेगेटिव होगा भाई। बॉल को नीचे से ऊपर उठा लिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ था, हम कोई चीज को उठा के उसके सामने लेके आ रहे हैं, मतलब अब सामने ला रहे हैं तो सर तो पॉजिटिव, गलत, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो ये दूसरा चार्ज को हम लेके आ रहे हैं तो इसको धक्का उधर लगा रहा है, उधर लगा रहा है, और हम लोग इसको उठा के ला रहे इधर, तो फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो नेगेटिव, सिंपल। तो यही होता है। और वर्क डन क्या होता है दोस्तों, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के क्यू बाई आर, और ये अगर दूसरा चार्ज इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो एक और क्यू, मतलब सिंपल भाषा में पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर, एज सिंपल एज दैट। अभी की शो समाप्त हुई, हम लोग बढ़ते हैं आगे। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज़ इसको रोक के यहाँ तक समझिए, फिर आगे बढ़िए, बहुत इजी लगेगा। और नहीं तो आइए चलिए साथ साथ में चलते हैं, हम साथ साथ हैं।
अब उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये डाइपोल तो सर बड़ा परेशान किया हुआ है, हर जगह आ रहा है। देखो इसका 3-4 डेरिवेशन हम लोग कर लिए हैं। पहला डेरिवेशन किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे 2 पॉइंट पे, एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन सर हम तो भूल गए, अरे 12th में भूलोगे तो नहीं चलेगा। दूसरा हम लोग निकाले थे टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। EF हम लिख दे, काम चलेगा? हाँ सर चलेगा ना। तीसरा हम लोग क्या निकाले? तीसरा तो अभी हम लोग सर यही है, इसी को निकालने जा रहे हैं। अब बीच में कट छूट गया होगा दोस्तों, तो उसे आप लोग देख लेना, पढ़ा तो दिया है मैंने सर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता क्या है? चलो क्वेश्चन मार्क समझते हैं। देखो सबसे पहले तो एक डाइपोल हम ले आए वापस से, जो अभी तक भी नहीं समझा अभी भी समझ लो, समझने का अच्छा मौका है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस रहता है, तो इसको किसी किसी बुक में D देता है, किसी किसी बुक में यहाँ से यहाँ तक A, तो यहाँ से यहाँ तक अगेन A, मतलब सेंटर से 2 भाग में बांट दिया, एक तरफ A एक तरफ A। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है, ये कर दिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो ये डाइपोल से एंगल कितना बन रहा है, मान लो ये हो गया थीटा। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग टॉर्क निकाले थे, टॉर्क कितना होता है? ये ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज में राइट हैंड साइड की ओर फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना होगा? E इंटू क्यू। अभी भी कोई अगर इसको भूल गया ना तो फिर तो दिक्कत है भाई। लेफ्ट हैंड साइड इसमें लगेगा ई क्यू। ई क्यू कितना हो जाएगा? ई तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू मतलब ये वाला चार्ज, और ये वाला दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक? A। तो हम लोग का टॉर्क क्या बोलता है? टॉर्क बोलता है फोर्स लगाओ लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। तो देखो ये जो A है डाइपोल का, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। हम लोग को ये वाला चाहिए होगा तब ना जाके ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो हम लोग A को साइन थीटा ले लेंगे, एकदम परफेक्ट सर। तो टॉर्क हो जाएगा E क्यू इंटू A साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाला में जो फोर्स लग रहा है उसको ऐसे रोटेट करना चाह रहे हैं, नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है उसको ऐसे रोटेट करना, मतलब दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं। तो नीचे वाला को भी ऐड कर दो, E क्यू A साइन थीटा। अब बेसिक मैथ से ऐड करोगे तो 2E क्यू A साइन थीटा। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? टोटल चार्ज को पकड़ लेना और डिस्टेंस बिटवीन देम को ले लेना, तो PE साइन थीटा। ये हो गया हम लोग का टॉर्क, यही होता है। हाँ यस सर यही होता है। तो इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर V क्रॉस वेक्टर E, तो ये हो गया डेरिवेशन, इसको हम लोग हेंस प्रूव्ड। अरे वाह सर, अरे नहीं रे, ये तो हम लोग अभी टॉर्क निकाले, मतलब पिछले क्लास वाला डेरिवेशन किया, अभी तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक समझ गए सर। अब देखो ये ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाह रहा है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो हम कोई एक आदमी आया बोला कि मैं हूँ डॉन, मैं हूँ पहलवान, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाह रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में? अगर मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो कोई एक आदमी इसको ऐसे पकड़ा और छोटा सा एकदम हल्का सा डी थीटा इसको इधर उठा के इधर कर दिया। डी थीटा छोटा छोटा एंगल, डी थीटा छोटा एरिया, डी ए छोटा वर्क डन, डी डब्ल्यू। डी पहले लगा देते हैं, मतलब उसको छोटा कर देता है, ठीक। तो टॉर्क कितना हो जाएगा भाई साहब? टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ सॉरी वर्क डन हम लोग निकालना है, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? टॉर्क इंटू छोटा सा एंगल डी थीटा। तो हम लोग का वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू हो गया टॉर्क डी थीटा। सिंपल सा बात है, आधी रात है। अब हम लोग को निकालना है पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहीं कहीं बुक में मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टॉ डी थीटा, तो यहाँ माइनस देगा तो क्यों दिया? देखो हम लोग नेचुरली इधर बेंड मतलब घूमना चाह रहा था, हम लोग उसको उधर घुमा दिए,
छोटा सा फॉर डेरिवेशन, तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के लिए यहाँ पे नेगेटिव लिखे। अब अगला स्टेप में हम लोग चल पड़े। चलिए, डी यू क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ओके परफेक्ट, तो नेगेटिव, अब वर्क डन कितना है, माइनस टाउ डी थीटा, यही है। तो हम लोग ये माइनस माइनस कट गया तो डी यू कितना हो जाएगा, टाउ का वैल्यू कितना था, देखो यहाँ से निकाल के लेके आओ, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क का वैल्यू और डी थीटा हो गया। अब इसको अगर हम लोग पूरा पोटेंशियल एनर्जी को अगर मान लो 90 डिग्री से कोई एक थीटा एंगल में रोटेट कर रहे हैं तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एकदम जाहिर सी बात है। तो देखो P कांस्टेंट होता है, E कांस्टेंट होता है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल दिए, पी ई को बाहर निकाल दिए 90 डिग्री से 0 डिग्री तक, इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो पी ई माइनस हम बाहर निकाल दिए कॉस थीटा 90 डिग्री से 0 डिग्री। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, तो माइनस पी ई अंदर का कॉस 0 डिग्री माइनस, ओ सॉरी 0 डिग्री नहीं भाई लोग, ये थीटा था, ये थीटा था, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, पहले अपर लिमिट जाता है माइनस लोअर लिमिट, तो ही हम लोग पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी किसी को दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पे आप 90 डिग्री से कोई एक थीटा एंगल में क्यों ले गए, तो ये इसलिए ले गए कि मान के चलो अगर हमारा कोई एक डाइपोल है, ये ऐसे 90 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसको हम यहाँ से कुछ ना घसका दिए, ऐसे कर दिए चाहे ऐसे कर दिए, मतलब कुछ थीटा एंगल में हम इसको घसका दिए, तो उसका कितना पोटेंशियल है उसको निकालने के लिए हम लोग ये किए। ठीक, ये थीटा है ऊपर में क्यू जैसा जो दिख रहा है, तो ये हो गया 0, तो हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी डी यू, मतलब अब यू लिखेंगे, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, बस ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। और चलो हम लोग देखते हैं आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये क्या होता है सर, कुछ नया टर्म मिला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मतलब क्या होता है, हाँ सर जानते हैं ना, कैप्टन अमेरिका, CAPTAIN, कैप्टन अमेरिका का शील्ड का, तो टीचर देगा तुमको 0/शील्ड, ठीक है। शील्ड मतलब होता है कोई चीज़ को रोकना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज को कहीं जाने से रोकना, इसका हिंदी तो वही बोल रहा है ऊपर का हेडलाइन पढ़ने के बाद। आओ अंदर देखते हैं क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। सपोज ए कंडक्टर, ठीक है रुको हम कंडक्टर को सपोज कर लेते हैं, लो कंडक्टर को हम सपोज कर लिए, तो तार को उठा के ले आए, हैज़ ए कैविटी इनसाइड इट ऑफ एनी शेप, मतलब कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, खोखला, तो हम एक ठो ना खोखला कर दिए, मान लो ये हो गया मेरा कैविटी, CAVITY, बचपन से दिखाता है ना टीवी में, इतना ऐड करता है पेस्ट वाला, कैविटी इन योर टीथ विल डेवलप इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, वही वाला कैविटी खोखला कर देगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, इधर इट इज चार्ज्ड और प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कोई नया बात नहीं बता रहे, गॉसेस लॉ में यही तो पूरा पढ़ के आए थे। कैविटी के अंदर अगर हम लोग गॉसेस लॉ लगाएंगे तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इन कितना है बाबुआ, चार्ज इन तो सर अंदर कोई चार्ज ही नहीं, जीरो है, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो जीरो हो गया, तो ई इक्वल टू जीरो, मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ऊपर जो हम बात बोले डेफिनेशन से पढ़ के, कोई नया बात नहीं था। The electric field inside the cavity is always zero. Either it is charged or placed in electric field. या तो इसको हम लोग प्लस दे दे पूरा या माइनस दे दे पूरा, अंदर जीरो ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ला के रख दे तब भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा बाबुआ। As the field inside a conductor is zero because all the charges reside on the outer surface of the conductor. तो कोई नया बात तो बता नहीं रहे, बोलता क्या है ना कि देखो अगर हम इसमें प्लस चार्ज पूरा दे दिए हैं
तो ऑल द चार्जेस विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ इट, मतलब पूरा का पूरा उसके बाहर रह जाएगा, अंदर थोड़ी घुस जाता है, सब बाहर। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो गॉसेस लॉ लगेगा ही नहीं, गॉसेस लॉ लगेगा नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। So where do we find the application of electrostatic shielding? AWPLICATION application कहाँ हम लोग देखेंगे? देखो, basically this is used to protect some electronic devices. Electronic devices क्यों? अगर मान लो कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सर्किट बनाए, इसमें ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंड्रेंस नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एक कैविटी जैसा अंदर हम लोग कुछ बना के रख देंगे, तो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसको हम लोग हिंड्रेंस नहीं करेगा। देखो सबसे छोटू सा एग्जांपल बताते हैं, चलिए आइए। कार है, बोलता है जब बिजली कड़कता है, बचपन से सुने हैं और ये टीवी वगैरह में भी काफ़ी डिस्कवरी में दिखाया है कि जब बिजली कड़कता है तो अगर आप कार में बैठे हैं तो कांच चढ़ा लीजिए और कार के अंदर ही बैठिए, कार के बाहर निकल के मत घूमिए। क्यों ऐसा? देखो, कार हो गया पूरा कंप्लीट मेटल का बॉडी, मेड ऑफ मेटल या स्टील, तो मैन ऑफ स्टील, सुपरमैन नहीं, मेटल। अब देखो कांच वगैरह अगर हम लोग चढ़ा के रखेंगे तो क्या होगा, अंदर एक कैविटी टाइप का बनेगा और बाहर से जो बिजली कड़कता है, बिजली कड़काए, देखो बिजली जो कड़का, तो ये बिजली कैसा, एज ए चार्ज या एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो अंदर जो बैठा हुआ है, अंदर तो हॉलो है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं, तो गॉसेस लॉ लगाएंगे तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो ये बिजली जैसे इसमें टकराता है ना, तो इससे कंडक्ट होके ऐसे करके बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर डेफिनेशन में भी हम लोग बोल रहे हैं कि रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम खिचिर खिचिर पूरा कर दिया, आउटर सरफेस। तो चार्ज जो बिजली में गिरा, इससे ऐसे होते होते इट विल गो on the ground. That's why people sitting inside the car will be safe. अब चलो let's go for the second example. काफ़ी बार हम लोग न्यूज़ में पढ़े हैं कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में खेती बाड़ी कर रहे थे, बारिश हुआ, करीब 20 लोग 25 लोग एक बार में स्वाहा हो गए। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ते हैं। सपोज सम पीपल आर स्टैंडिंग जस्ट बिलो अ ट्री। चलो कुछ लोग खड़ा हो गए जस्ट बिलो अ ट्री ऐसे। अब बिजली अचानक से कड़का, कहाँ कड़का है, हम जगह ही नहीं बचा है कड़काने को, चलो ऊपर से कड़काते हैं, काला बिजली, बिजली हम लोग का मान लो कड़क रहा है, ठीक है, ऐसे करके कड़का। तो बिजली को देखो क्या होता है ना, पेड़ में गिरना बहुत पसंद होता है, क्योंकि बिजली ना शार्प पॉइंट कुछ खोजता है। तो इसमें गिरा तो इससे देखो पूरा वेट है, बारिश हो रहा होता है तभी बिजली कड़कता है, ये वेट, फ्लोर वेट, हम लोग भी वेट, भीगे हुए हैं बारिश में, हम लोग मान लो ऐसे हाथ रख दिए पूरे एकदम टिका के खड़े हैं, अरे सर ताकत नहीं मिल रहा था। तो ये जो बिजली का जो 10,000 वोल्ट 50 एक आध लाख वोल्ट है ना, आएगा आदमी से होते हुए ज़मीन में जाना भी पसंद करेगा। तो ये आदमी से जो खड़ा है ना, कुछ देर के बाद ऐसे पाया जाता है, एकदम सुंदर सा ऐसे ऐसे, और आँख पास ऐसे क्रॉस। तो ये इसी से बचने के लिए आदमी बोलता है कार के अंदर है तो कार के अंदर रहे, घर के अंदर है तो घर के अंदर है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ गए बबुआ? अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सर पहले वाला मेथड अच्छा था, अभी वाला थोड़ा बोरिंग है, ज़्यादा चाट दिए, जो भी आपका दिल का इच्छा करे, क्योंकि मैं, आप लोग बताएंगे तो मैं बेटर होते जाऊंगा, मैं बेटर होऊंगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे, आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे तो आप लोग के मार्क्स अच्छे आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? नहीं तो ये बिजली का झटका मुझे तो लगेगा ही, साथ में आपको भी लगेगा। और सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी रहेगी। चलिए।